स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविक क्रॉनिकल्स पर। आज हम आपको एक ऐसे अध्याय के बारे में बताएंगे जिसने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी और मुगलों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित की। जब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने क्रूरता से मार डाला तो मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन क्या मराठों ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं, बल्कि संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों के भीतर बदले की आग जला दी। इस वीरगाथा में आगे हम देखेंगे कि राजाराम महाराज ने कैसे मराठा संघर्ष को जारी रखा, किस तरह संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों को छक्के छुड़ाए, और कैसे संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने औरंगजेब को घुटनों पर ला दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो अनसुनी कहानियां और रोमांचक तथ्य मिलेंगे जो आपको गर्व से भर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे साल 1695 के उस ऐतिहासिक युद्ध में, जहां मराठा वीर संताजी घोरपड़े ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा शौर्य गाथा थी जिसने औरंगजेब को भी चौंका दिया। डोडरी का युद्ध कैसे लड़ा गया, कैसे मुगलों की पूरी योजना नाकाम हो गई, और क्यों ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे अद्भुत रणनीतियों में से एक मानी जाती है। जब साल 1689 में छत्रपति संभाजी को बंदी बनाकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई तो औरंगजेब ने राहत की सांस ली। रायगढ़ के कब्जे और कुछ छोटे सैन्य अभियानों के बाद उसे लगा कि अब दक्कन को मुगल साम्राज्य में शामिल करने का उसका सपना पूरा हो गया है। लेकिन उसकी ये खुशफहमी जल्द ही टूट गई जब राजाराम महाराज रायगढ़ से बच निकलने में सफल रहे और तमिलनाडु के जिंजी किले तक पहुंच गए, जो चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूर था और अजेय माना जाता था। जिंजी में राजाराम महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, जिससे मुगलों को सीधी चुनौती मिली। इन घटनाओं को बीजापुर और गोलकुंडा साम्राज्यों के हिंदू सरदारों और स्वतंत्र नायकों ने बारीकी से देखा, जो पहले से ही औरंगजेब द्वारा किए गए बर्ताव से नाराज थे। इन साम्राज्यों के विलय से पहले औरंगजेब ने जो वादे किए थे वे अधूरे रह गए थे, जिनमें मंदिरों को नुकसान न पहुंचाने का वचन भी शामिल था। इससे असंतोष और बढ़ गया। अंततः इन हिंदू सरदारों ने छत्रपति राजाराम के साथ जाने और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। मराठा नायक गठबंधन का एक नया स्वरूप उभरा, जिसमें पूर्व गोलकुंडा सरदार यचप्पा नायक ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने अन्य नायकों को पत्र लिखकर आह्वान किया कि अपने राष्ट्र और धर्म के शत्रु के खिलाफ एकजुट हों। इसी तरह चित्रदुर्ग के ब्रह्मप्पा नायक और वाकिनखेड़ा के पिड़िया नायक भी मराठाओं के कट्टर सहयोगी बन गए। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि कासिम खान, उत्तर कर्नाटक का मुगल गवर्नर, इन नायकों को न केवल आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, बल्कि धार्मिक स्तर पर भी उनका उत्पीड़न कर रहा था। जैसे कि नीरथरी के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और बीदर के नरसिंह मंदिर का विध्वंस। जिंजी किले की घेराबंदी भारतीय इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। इस किले को मुगल सेनापति जुल्फिकार खान की सेना ने लगभग 5 वर्षों तक घेरे रखा, लेकिन फिर भी किला मजबूती से खड़ा रहा। साल 1692 से 93 में मराठाओं ने जुल्फिकार खान को घेराबंदी हटाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन जैसे ही संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव महाराष्ट्र की ओर रवाना हुए, मुगलों ने घेराबंदी को और अधिक ताकत से दोबारा शुरू कर दिया। अक्टूबर साल 1695 में मराठा परिषद ने निर्णय लिया कि जिंजी की घेराबंदी को तोड़ने के लिए कूच किया जाएगा। परसोजी भोसले ने खानदेश और वरहाड़ में मुगलों की चौकियों पर हमला करके अभियान की शुरुआत की। लेकिन औरंगजेब, जो अपने गुप्तचरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मराठा सरदारों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, समझ गया कि ये एक छलावा है और मराठाओं का वास्तविक लक्ष्य जिंजी है। इसका आभास होते ही औरंगजेब ने खानजाद खान, जो मीर बख्शी रोहल्ला खान का पुत्र था, और सफशिकन खान, जो तोपखाने का प्रमुख था, को खास चौकी और हफ्त चौकी सहित लगभग 5 से 7 हजार सैनिकों और भारी तोपखाने के साथ कासिम खान की मदद के लिए कूच करने का आदेश दिया। उधर कासिम खान भी आदोनी से अपनी पूरी सेना के साथ जिंजी की ओर बढ़ा। दिसंबर साल 1695 की शुरुआत में दोनों मुगल सेनाएं थालकू में आकर मिली, जो मराठाओं के जिंजी पहुंचने के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान था। कासिम खान ने ब्रह्मप्पा नायक और पिड़िया नायक को अपने पक्ष में आने का आदेश दिया, लेकिन दोनों ने मराठाओं का साथ देना तय किया। मराठा योजना के अनुसार पिड़िया नायक ने सागरा, जो थालको से 250 किलोमीटर दूर है, मुगल चौकी पर हमला कर दिया ताकि कासिम खान को अतिरिक्त मदद न मिल सके।
ब्रह्मप्पा नायक ने मराठाओं को 5000 बेरड़ बंदूकधारी प्रदान किए। चित्रदुर्ग सेना प्रमुख बोमन्ना ने अपने जासूसों और क्षेत्र विशेषज्ञों को सेनापति संताजी घोरपड़े की रणनीति बनाने में सहायता के लिए भेजा। कुछ कनिष्ठ मराठा अधिकारियों ने सुझाव दिया कि मुगलों को पीछे छोड़कर तेजी से जिंजी की ओर कूच किया जाए। हालांकि यह संभव था, लेकिन इससे मराठा सेना दो मुगल सेनाओं के बीच फंस जाती, पीछे से पीछा करती हुई कासिम खान की सेना और सामने जिंजी को घेरे हुए जुल्फिकार खान की सेना। इसलिए यह विकल्प उपयुक्त नहीं था। इसी बीच मराठा जासूसों ने एक महत्वपूर्ण खबर दी। भले ही कासिम खान और खानजाद खान की सेनाएं बहुत करीब, संभवतः हिरेकेरे कावल या भीमगोंडन हैली थालको से 30 किलोमीटर पश्चिम में थी, लेकिन कासिम खान ने चलकेरे में खानजाद खान के लिए एक शाही दावत की योजना बनाई थी। इस दावत के लिए उसने नई अलंकृत शाही तंबू, सोने चांदी के बर्तन, दावत के लिए विशेष भोजन सामग्री को पेशखाना के साथ पहले ही चलकेरे भेज दिया था। कासिम खान की इस विलासिता और पेशखाना से उसके भावनात्मक लगाव को मराठाओं ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा। सेनापति संताजी घोरपड़े ने तुरंत एक साहसिक योजना बनाई ताकि मुगलों को चकमा दिया जा सके। मराठा सेना ने आधी रात के अंधेरे में कूच किया और मुगलों को मात देने के लिए रणनीति के अनुसार आगे बढ़ी। हैदराबाद से विशेष रूप से बुलाए गए रसोइयों ने सुबह लगभग 4 बजे से भव्य दावत की तैयारियां शुरू कर दी थी और रसोई घर की आग ठंड के बीच कुछ राहत प्रदान कर रही थी। लेकिन चालकेरे में पेशखाना की रखवाली कर रहे मुगल सैनिक ठंड से कांप रहे थे। उनमें से कई अपने शिविर के चारों ओर जलाए गए अलाव के पास आराम कर रहे थे, वहीं बंकर तंबू गाड़ने में व्यस्त थे। ये गतिविधि ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजे गए जासूस तेजी से लौट आए। उनके पीछे पीछे मराठा सेना की पहली टुकड़ी थी, जिसने अचानक और तेज हमला बोल दिया। मुगल शिविर की रक्षा कर रही 1000 सैनिकों की टुकड़ी जल्द ही मौत के घाट उतार दी गई। हालांकि बंकरों को बख्श दिया गया और उन्होंने मुगल सैनिकों के मृत घोड़ों को इकट्ठा करने में मदद की ताकि मराठा सैनिक उन्हें लेकर थालाको की ओर जा सकें। मराठाओं ने भारी सामान को आग लगाकर नष्ट कर दिया, लेकिन अनाज, हथियार और गोला बारूद जैसे उपयोगी सामान अपने साथ ले गए। सुबह तक गैर युद्धरत लोग थालाको शिविर में कासिम खान के लिए आरक्षित क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। उनकी अचानक वापसी और मदद के लिए उनकी जोरदार पुकार सुनकर कासिम खान हक्का बक्का रह गया। जब उसे यह पता चला कि मराठाओं ने इतनी हिम्मत दिखाई और मुगल सेना की चौकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत चालकेरे की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। एक बचे हुए सैनिक की सूचना के अनुसार हमला करने वाली मराठा सेना की संख्या 5000 से भी कम थी। कासिम खान ने यह सोचकर एक योजना बनाई कि मराठा अब लूट और युद्धबंदियों को लेकर धीमे हो चुके होंगे और इसलिए घुड़सवार सेना के हमले से उन्हें आसानी से रोका जा सकता है। खबर मिलते ही मात्र आधे घंटे के भीतर कासिम खान 10,000 सैनिकों के साथ थालाको से रवाना हो गया। वह या तो बहुत जल्दबाजी में था या फिर अपनी क्षमता को लेकर अति आत्मविश्वास में, क्योंकि उसने अन्य मुगल सरदारों को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। सुबह कासिम खान थालाको से लगभग 10 किलोमीटर दूर बुद्धन हटी पहुंचा, जहां मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े की अगुवाई में दूसरी मराठा टुकड़ी ने घात लगाकर हमला कर दिया। मित्र सैन्य दल के बंदूकधारियों ने युद्ध क्षेत्र के दाईं ओर एक छोटी पहाड़ी पर स्थिति बना ली थी, जहां से वे मुगलों पर घातक गोलीबारी कर रहे थे। मुगल घुड़सवार सेना के आक्रमण का जवाब मराठा सेना ने अपने तेज और घातक हमले से दिया और मुगलों की आगे बढ़ने की योजना विफल कर दी। मराठाओं की इस अप्रत्याशित रणनीति से कासिम खान बौखला गया। उसने ये भूल कर दी थी कि उसे आगे बढ़ने से पहले अपनी सेना के आगे करवाल यानी जासूस और टो लेने वाले सैनिक भेजने चाहिए थे। नतीजा ये हुआ कि उसकी सेना सीधे मराठों के जाल में फंस गई। अब उसने मराठा सेना को अपने बाएं ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन चालकेरे से लौट रही पहली मराठा टुकड़ी ने इस प्रयास को भी विफल कर दिया। अब कासिम खान को समझ में आया कि वो पूरी तरह घिर चुका है। उसने तुरंत अन्य मुगल सरदारों को मदद के लिए संदेश भेजे। थालाको में स्थित मुगल शिविर में इस समय अफरातफरी मची हुई थी। खानजाद खान को जैसे ही ये पता चला कि कासिम खान बिना किसी सूचना के अपनी सेना लेकर चालकेरे की ओर बढ़ गया, तो उसने तेजी से बाकी बचे सैनिकों को तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान कासिम खान के भेजे गए दूतों ने जब उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया, तो स्थिति और अधिक भयावह हो गई। सफशिकन खान युद्ध में भारी तोपों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कासिम खान के अत्यधिक आग्रह के कारण इन तोपों को पीछे छोड़ना पड़ा।
सुबह 10 बजे तक लगभग 35,000 मुगल सैनिक थालाको से रवाना हुए और मुख्य शिविर की सुरक्षा के लिए केवल एक छोटी टुकड़ी को ही छोड़ा गया। यह घबराहट और बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय बिल्कुल वही प्रतिक्रिया थी जिसकी उम्मीद मराठा सेनापति संताजी को थी। जैसे ही भारी संख्या में मुगल सैनिक कासिम खान की मदद के लिए निकले, मराठा सेना ने थालाको के मुख्य मुगल शिविर पर हमला बोल दिया। मुगल शिविर के रक्षकों की मामूली प्रतिरोध को जल्द ही कुचल दिया गया और मराठों ने व्यवस्थित तरीके से लूटपाट शुरू कर दी। बड़ी तोपों को बेकार कर दिया गया, लेकिन छोटी तोपों और अन्य उपयोगी वस्तुओं को मराठा सेना ने अपने साथ ले लिया। सुबह 11 बजे जब मुगल सेना के मुख्य बल ने कासिम खान के युद्ध क्षेत्र पर पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश की, तो उनकी पिछली टुकड़ी ने थालाको की दिशा से उठता धुएं का गुबार देखा। उनके सबसे बुरे डर को जल्द ही पुष्टि मिल गई जब उन्होंने तेज धमाके सुने जो ये संकेत दे रहे थे कि बारूद के भंडार को नष्ट कर दिया गया है। खानजाद खान ये सुनकर सन्न रह गया। मुगल सेना की कुछ टुकड़ियां अपने आप थालाको लौटने लगी, लेकिन वे अचानक पीछे से मराठाओं के हमले की चपेट में आ गई। मराठों ने तेजी से चंदावल यानी पिछले हिस्से की रक्षा करने वाले सैनिकों पर हमला बोल दिया और अब पूरी मुगल सेना घिर चुकी थी। मुगलों का दाया हिस्सा एक छोटी पहाड़ी से अवरुद्ध था, जहां से मराठा सैनिक घातक गोलाबारी कर रहे थे, जबकि आगे से सेनापति संताजी ने रास्ता रोक रखा था। बाईं ओर से मराठा सेना की पहली टुकड़ी ने घेरा डाल दिया और खानजाद खान की सेना भी बुरी तरह फंस चुकी थी। बिना तोपखाने के समर्थन के मुगलों के पास अब बचाव का कोई उपाय नहीं था। वे भूखे प्यासे पूरी ताकत से लड़ते रहे, लेकिन 3 घंटे तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में उनकी स्थिति बदतर होती चली गई। जब आधा दिन बीत चुका था, तब कासिम खान और खानजाद खान आपस में विचार विमर्श कर सके। इस दौरान हजारों सैनिक मारे जा चुके थे और बचने का मात्र एक ही रास्ता था, 10 किलोमीटर दूर स्थित मुगल किला डोडरी। घायल और थकी हुई मुगल सेना डोडरी की ओर बढ़ी, लेकिन मराठा सेना ने अब भी उन पर हमले जारी रखे। बड़ी संख्या में सैनिक रास्ते में ही मारे गए। शाम तक जब वे डोडरी पहुंचे, तो वहां के किलेदार ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। ये एक छोटा किलाचा था और इतने बड़े सैनिक दल के लिए पर्याप्त रसद उपलब्ध नहीं थी। अब मुगल सेना अपने शीर्ष सेनापतियों सहित ठंडी सर्दी की रात में खुले मैदान में झील और किले के बीच फंस गई। न उनके पास खाने पीने की चीजें थी, न रहने के लिए तंबू। थालाको से लेकर चालकेरे और डोडरी तक पूरा क्षेत्र मुगल सैनिकों की लाशों से पट गया था। झील और किले के बीच मुगल सेना को घेरने के बाद मराठों ने चारों ओर कड़ा घेरा बना लिया ताकि कोई भी भाग न सके। घेराबंदी की पहली रात खानाजाद खान और कासिम खान जैसे मुगल सरदारों ने आपातकाल के लिए रखे कुछ भोजन को आपस में बांटा, लेकिन आम सैनिकों के पास झील का पानी पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रही, जहां मुगल सैनिक मराठों के हमले के डर में रहे और केवल पानी पीकर जीवित रहे। तीसरे दिन चित्रदुर्ग सेना के सरदार बोमन्ना और वेंकन्ना बंदूकधारी सैनिकों की टुकड़ी के साथ मराठों की मदद के लिए पहुंचे। संयुक्त बंदूकधारी दल ने मुगल सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास गोला बारूद नहीं बचा था, जिससे वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। खुले मैदान में बिना तोपों की सुरक्षा के मुगल सैनिक भागने लगे, लेकिन मराठों के घेरे को पार नहीं कर सके और मराठा निशानेबाजों के लिए आसान लक्ष्य बन गए। अब मुगल सरदारों को मराठों की कैद में जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती किले के अंदर घुसने की कोशिश की। उनके पीछे कई मुगल सैनिक भी पहुंचे, जिन्होंने मुख्य द्वार पर हमला कर दिया और बलपूर्वक अंदर घुस गए। किले के कमांडर के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने जो भी अनाज का भंडार बचा था उसे वितरित कर दिया। लेकिन सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि एक ही दिन में सारा अनाज और चारा समाप्त हो गया। भूख से परेशान कई मुगल सैनिकों ने मराठा सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घेराबंदी के 8वें दिन मराठा जासूसों ने कासिम खान की मृत्यु की सूचना दी। उनकी मृत्यु के 2 कारण बताए जाते हैं, या तो अफीम की कमी के कारण या फिर अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कन्नड़ स्रोत आत्महत्या की बात का समर्थन करते हैं। अपने सेनापति की मौत से मुगल सेना का मनोबल और गिर गया। इस खबर से खासतौर पर चित्रदुर्ग शिविर में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि ब्रह्मप्पा नायक और कासिम खान के बीच पुरानी दुश्मनी जगजाहिर थी। सेना की अगुवाई करने की जिम्मेदारी अब खानाजाद खान पर आ गई थी, लेकिन वो भी अगले कुछ दिनों तक कोई निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि औरंगजेब के क्रोध का भय उसे जकड़े हुए था। कुछ मुगल सैनिकों ने खानाजाद खान के सामने गिड़गिड़ाते हुए पवित्र युद्ध यानी जिहाद
की घोषणा करने की मांग की। वे या तो काफिरों पर टूट पड़कर शहादत पाना चाहते थे या फिर जीत हासिल करना चाहते थे, बजाय इसके कि भूख से तड़प तड़प कर मरे। लेकिन खानाजाद खान किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका और इसी तरह घेराबंदी जारी रही। सेनापति घोरपड़े का धैर्य अब जवाब देने लगा था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ डोडरी तक मुगल सेना की मदद पहुंचने की संभावना बढ़ रही थी। घेराबंदी के 12वें दिन मराठों ने मुगलों से कब्जे में ली गई तोपों से हमला शुरू कर दिया, जिससे डोडरी किले का एक बुर्ज नष्ट हो गया। खानाजाद खान को अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हो गया। 60,000 की मुगल सेना में से 1/3 सैनिक दोनों शिविरों की रक्षा करते हुए और युद्ध के दौरान मारे गए। 1/3 सैनिक पिछले 10 दिनों में मराठों के आग्नेयास्त्रों, भूख और बीमारी से मर गए, और यदि घेराबंदी जारी रहती तो शेष बचे सैनिक भी नष्ट हो जाते। इसलिए खानाजाद खान ने अपने बचे हुए सैनिकों की सुरक्षा की भीख मांगी। मराठों ने सारा धन, आभूषण, शेष सामान, घोड़े, हाथी और हथियार जब्त कर लिए। कुल लूट की कीमत लगभग 50 से 60 लाख आंकी गई। मुगलों की तरह, जो अपनी विजय के प्रतीक के रूप में खोपड़ियों के स्तंभ बनाने में गर्व महसूस करते थे, संताजी ने पराजित मुगल सेना को सुरक्षित मार्ग दे दिया, जिसमें उनके प्रमुख सरदार भी शामिल थे, लेकिन एक शर्त पर कि वे फिरौती अदा करेंगे। हालांकि कई मुगल सरदारों ने फिरौती नहीं दी और तब भाग निकले जब मराठा सेना हिम्मत खान को दंडित करने के लिए आगे बढ़ रही थी। साकी मुस्तैद खान लिखते हैं कि 3 रातों के बाद शाही सैनिक किले से बाहर निकल आए। एक ओर से दुश्मनों ने उन्हें रोटी दी तो दूसरी ओर से पानी। खानाजाद खान को मराठा घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी ने आदोनी तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां उन्हें मुगल सेनाएं मिली जो उनकी मदद के लिए भेजी गई थी। इन सेनाओं का नेतृत्व हमीदुद्दीन खान और रुस्तमदिल खान कर रहे थे। अगले 2 हफ्तों के भीतर बहादुर खान के पुत्र हिम्मत खान, जो डोडरी में मराठों के जाल से बच निकले थे, बसवपट्टन, डोडरी से 150 किलोमीटर दूर की लड़ाई में संताजी द्वारा मार दिए गए। इससे जिंजी किले की सहायता का रास्ता साफ हो गया, जिससे मुगल सेना को इसे जीतने में 2 साल से अधिक की देरी हुई। चूंकि मुगल उत्तर कर्नाटक सेना समूह का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था, इसलिए कई इलाकों में उनकी पकड़ कमजोर हो गई। 1698 के बाद मुगल मराठा युद्ध का मुख्य केंद्र फिर से महाराष्ट्र बन गया। इस अवसर का उपयोग मुगलों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए किया गया। माना जाता है कि ये मंदिर 1690 के दशक की शुरुआत में मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसका पुनर्निर्माण 1696 में डोडरी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1698 में पूरा हुआ। हालांकि कासिम खान अपनी मृत्यु के कारण औरंगजेब के क्रोध से बच गया, लेकिन बाकी मुगल सरदारों को दंडित किया गया। औरंगजेब ने खानाजाद खान को नांदेड़ का सूबेदार, सफशिकन खान को धामुनी का फौजदार, सैयद असलत खान को रणथंभौर का किलेदार और मोहम्मद मुराद खान को गोधरा का फौजदार बना दिया। कासिम खान और हिम्मत खान जैसे शीर्ष मुगल सरदारों की मौत और उत्तर कर्नाटक में मुगल सेना के एक बड़े हिस्से के विनाश ने मुगल सेना का मनोबल हिला दिया। मुगलों पर इस युद्ध का आर्थिक प्रभाव भी भारी पड़ा, क्योंकि उनके लिए इतने सैनिकों और संसाधनों की क्षति को लंबे समय तक सहन करना असंभव था। अंततः 1707 तक इससे उनकी वित्तीय रीढ़ टूट गई और मराठों से लड़ने की उनकी इच्छा भी समाप्त हो गई। थालाकुर डोडरी की लड़ाई उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो बिना इन घटनाओं का अध्ययन किए ये मानते थे कि मराठे खुले युद्ध में मुगलों का सामना नहीं कर सकते थे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।